आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, गुलाम वंश, स्लीप डायनेस्टी। तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो सी होगा 1236 ईस्वी में। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तो इसका आपका राइट आंसर लगाना हो तो आप सी लगा देंगे, 1236 ईस्वी। दूसरा है, मामुलुक साम्राज्य का कौन सा या शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी? तो ये रजिया सुल्तान की बात की जा रही है। 439, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश, दास वंश या मामुलुक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबी या कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी, इल्तुतमिश तथा बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 440 का डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 41, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली के सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली ने इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में किया था। इक्ता एक भूखंड होता है जिसके नियंत्रणकर्ता को मुफ्ती या वली वाला कहा जाता था। यह इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था और इसे नौकरशाही रूप देता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया तो इक्तादारी। 443 देखिए, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, जमाउद्दीन याकूत। जमाउद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही स्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर अल ख्याल, घोड़ों का अमीर और बाद में अल उमरा, अमीरों का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया। 444, सल्तनत काल में गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया था? तो 444 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 1266 से 1287 ईस्वी तक। तो गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर शिकार का पद दिया। बलबन इलबरी जात का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबोस सुल्तान के पैर चूमना। तो बलबन ने दो प्रथा, सजदा और पायबोस की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति उसने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा बात की जाए तो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली जो मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन को लाखों दान करने वाला या कुरान ख्वां मतलब सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कहा जाता है।
तो कुतुबुद्दीन की जो 2 उपाधि हैं, एक लाख बख्श और एक कुरान ख्वां। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो ये भी गयासुद्दीन बलबन ने। लिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की जब बात की जाए दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, और तुगलक के वंश के बाद लोदी वंश। तो ये आपका 448 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक, और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से 1526 ईस्वी, 449 का आपका ऑप्शन होगा सी। अगला देखिए 450, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो डी इल्तुतमिश की। वो पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा, कोट एवं कुलाह, टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उमद उल निश्वा की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो डी दास राजवंश से। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये भी रजिया सुल्तान। लगभग 84 वर्षों तक उपमहाद्वीप पे शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो डी गुलाम वंश। 455 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे? तो ए मामलुक वंश से। ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तो बी 1206 में। अब आइए खिलजी वंश देखते हैं, खिलजी डायनास्टी। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक ने किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय महाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया है? तो ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता एक उत्तरी अफ्रीका के निवासी था, जिसने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया है। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश्क ए सीरी भी कहा जाता है। लिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो सी चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया, तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजधानी में किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया? तो ए लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया, बाकी कृषि पर कर, आवास पे कर और मवेशियों पर कर लगाया गया। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बी लक्ष्मण सेन को। अगला देखते हैं अब तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित
बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो बी मोहम्मद बिन तुगलक। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था तो मोरक्को का। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित था तो मोरक्को। काकातीय राजवंश का अंतरिक्ष में किसके द्वारा किया गया तो डी दिल्ली सल्तनत के द्वारा। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था तो ए दिल्ली सल्तनत के काल में। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया तो ए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे रोकते हैं।